students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBMIC Blari. Today we are going to study our second chapter from trade to territory, the company establishes power. देखिए बच्चों, ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है और इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बोला था, इस वीडियो में फिर बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को हम इस चैप्टर की हेडिंग से ही समझते चलेंगे, इस चैप्टर के नाम से ही समझते चलेंगे। जैसे नाम क्या है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड क्या होता है, व्यापार होता है, और टेरिटरी किसे कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं। मतलब ब्रिटिश कंपनी जो आई थी, जो बहुत सारी कंपनी जो आई थी यहाँ पर, वो क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। लेकिन ऐसी स्थितियां बनी कि उन्हें व्यापार न करके हिंदुस्तान को अपना क्षेत्र बनाना पड़ा, अपनी टेरिटरी बनानी पड़ी। पिछली वीडियो का क्विकली 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि 1598 में इंडिया में कौन आया था, पोर्चुगीज आए थे, जिसमें सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। तो 1598 में पोर्चुगीज आए, 1598 नहीं 1498 में कौन आए, पोर्चुगीज आए। उसके बाद 1596 में कौन आए, डच इंडिया आए। ये भी क्या करने आए थे, ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान में आए थे। इसके बाद 1600 में क्या होता है, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है EIC। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, क्योंकि ये पोर्चुगीज और डच हिंदुस्तान आते थे, इंडिया आते थे, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर जाते थे और कहाँ बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, जिससे वो बहुत सारा मुनाफा कमाते थे। हमने पहले ही बात करी थी, जब वास्को डी गामा आया था यहाँ से, जब मसाले लेकर गया था तो उन मसालों को उसने 30 गुना कीमत पर बेचा था। और इस तरीके के बिजनेस को क्या कहा जाता था, मर्सेंटाइल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप किसी चीज को कम दामों पे खरीद कर बहुत ज्यादा दामों पर बेचते हैं, उस बिजनेस को हम कहते हैं मर्सेंटाइल। तो 1498 में पोर्चुगीज आए, 1596 में डच आए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की परमिशन से, और 1608 में इंग्लिश में, मतलब अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तान में आ गए थे, ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आ गए थे। इसके बाद 1616 में कौन आए, 1616 में डेनिस आए, और उसके बाद 1664 में फ्रेंच हिंदुस्तान में ट्रेड करने के लिए आए। ये जितने भी 5 की 5 कंपनी हैं, ये सारी की सारी कंपनी कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट की थी, यूरोप कॉन्टिनेंट की थी। कौन से कॉन्टिनेंट की थी, यूरोप कॉन्टिनेंट की थी ये सारी कंपनी थी। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हम ये सब डिस्कस कर चुके, लेकिन पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक बैटल से पहले छोड़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बैटल ऑफ प्लासी। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, बैटल ऑफ प्लासी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो पिछली वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सब यहाँ पर छोड़कर गया था। इस बैटल में कौन जीता, अंग्रेज जीते या नवाब जीते, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस बैटल ऑफ प्लासी को जानने से पहले, इस बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों, कौन से कारण ऐसे बने जिनकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी बनी। तो देखिए, बंगाल का एक एरिया हुआ करता था। बंगाल के एरिया जो था उसमें सबसे पहले, उस एरिया के जो सबसे पहले नवाब जो बने वो थे मुंशिद कुली खान। कौन बने, मुंशिद कुली खान। और ये नवाब बनते हैं 1717 में, और 1717 से लेके 1717 से लेके 1727 तक ये बंगाल के कौन रहते हैं, नवाब रहते हैं, मुंशिद कुली खान। अब मुंशिद कुली खान की मृत्यु के बाद वहां पर नवाब बनते हैं सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन। कौन बनते हैं, सुजाउद्दीन बनते हैं। और इनका टाइम पीरियड भी लगभग 10 से 12 साल रहा। 1727 से लेकर ये 1739 तक वहां के नवाब रहे। 1727 से लेकर 1739 तक ये कौन रहे, नवाब रहे। इसके बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं सरफराज खान।
इनके बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं सरफराज खान। ये 1739 से लेकर 1740 तक नवाब रहे। 1740 में किसी बीमारी के चलते इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद जो राजा नवाब बनते हैं वो थे अलवर्दी खान। कौन थे? अलवर्दी खान। और अलवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 तक, कहाँ कब से लेकर? 1740 से लेकर 1756 तक अलवर्दी खान जो थे कौन रहे? नवाब रहे। और ये इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बाद जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं सिराजुद्दौला। और ये 1756 में बन जाते हैं नवाब और 1757 तक ये नवाब रहते हैं। देखिए बच्चों, इन दोनों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर्दी खान के बाद, अलवर्दी जैसे क्या होता है राजशाही में, क्या होता है राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। जिसको राजा, अगर कोई किंग है, अगर वो चाहता है कि मेरे बाद ये इंसान किंग बने तो वही इंसान किंग बनता है। और अक्सर क्या होता है, किंग की फैमिली में से ही कोई उसका उत्तराधिकारी बनता है। हमने ये देखने को मिलता है किंग की फैमिली में से ही कोई उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो अब अगर मैं बात करूं अलवर्दी खान की, तो अलवर्दी खान के टाइम पे, अलवर्दी खान के बाद राजा बनने के लिए लिस्ट में बहुत से लोग खड़े थे। राजा बनने के लिए लिस्ट में बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन अलवर्दी खान कहते हैं कि जो नवाब जो बनेगा ना, वो नवाब ना ही तो मेरा बेटा बनेगा, ना ही मेरी बेटी बनेगी। नवाब जो बनेगा मेरी बेटी का बेटा बनेगा। मतलब ये सिराजुद्दौला के नाना जी हुआ करते थे। कौन? अलवर्दी खान। अलवर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना हुआ करते थे। और सिराजुद्दौला की उम्र भी काफ़ी कम थी, लेकिन वो एक लायक था। अलवर्दी खान जो थे एक ऐसे नवाब थे जिन्हें अंग्रेजों की बहुत सारी चालें समझ में आ गई थी। अब अंग्रेजों की चालें क्या थी? देखो, थोड़ा पिछली वीडियो में जाइए। अंग्रेज कब आए हिंदुस्तान में? 1608 में। और मैंने आपको बताया था 1613 में अंग्रेजों ने क्या ले ली? परमिशन ले ली ट्रेड करने की। उसके बाद ट्रेड में बहुत सारे टैक्सेस में छूट भी ले ली। और औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने क्या ले लिया? फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली। औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने क्या ले ली? फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली। किससे? मुगल्स से। उस समय औरंगजेब के टाइम पे आज का जो हमारा इंडिया है, इंडिया के ज़्यादातर भागों में किसका राज होता था? मुगल्स का राज होता था। लेकिन मराठा उनकी नाक में बहुत दम करते थे। मराठाओं ने मुगलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की कुछ पॉलिसी ऐसी रही थी, जैसे दूसरे धर्मों के लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार रहता था। और औरंगजेब की मृत्यु होने तक जगह जगह पर दंगे होने स्टार्ट हो गए। जगह जगह पर मुगलों के प्रति आप कह सकते हैं विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद धीरे 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 मुगल्स क्या होते गए? कमजोर होते गए। और एक समय ऐसा आया कि बंगाल मुगलों के अंडर पूरी तरीके से नहीं था। बंगाल में नवाब बनने लगे। अब देखो, जब बंगाल में नवाब बनने लगे तो कोई भी साम्राज्य हो या कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, किसी भी राजा के पास पैसा कहां से आएगा? किसी भी राजा के पास पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। जो वो अपनी जनता से जो टैक्स लेगा, उस जनता से टैक्स लेने पर उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। अब टैक्स भी सबसे ज्यादा कौन देते हैं? बिजनेसमैन लोग देते हैं, व्यापारी लोग देते हैं। अरे जो ज्यादा कमाएंगे वो ज्यादा ही टैक्स ही तो देंगे। लेकिन अंग्रेज उस समय बिजनेस कौन कर रहा था? अंग्रेज बिजनेस कर रहे थे। और अंग्रेजों ने क्या ले रखी थी? फ्री ट्रेड की परमिशन ले रखी थी। जब टैक्स देने का नंबर आता था तो अंग्रेज बिना टैक्स दिए अपने खूब मुनाफा कमा रहे थे। तो उस समय एक पास दिया जाता था। जैसे कभी कभी होता है ना, वीआईपी पास मिल जाते हैं, उस पास को दिखाओ आपको एंट्री मिल जाती है, ये चलता है ना। तो मुगल्स ने उन्हें एक पास दे रखा था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने इस पास की बहुत सारी कॉपी बना ली। इस पास की बहुत सारी कॉपी बना ली और लोगों को देते थे कि देखो, तुम्हारा अगर 100 रुपये का टैक्स जाएगा ना, तुम हमसे ये पास ले लो, 50 रुपये हमें दे देना, 50 रुपये बच जाएंगे तुम्हारे। तो इस तरीके का काम करना स्टार्ट करा। तो अलवर्दी खान ने देखा कि भैया खजाने में तो रुपया आया ही नहीं रहा। जो हमारे जो टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स कलेक्शन तो दिन ब दिन कैसे होते चले जा रहे हैं? नीचे होते चले जा रहे हैं।
और ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटिश ने फोर्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था। फोर्टिफिकेशन मतलब बंगाल के नवाब हैं, बंगाल का पूरा एरिया नवाब के अंडर आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ये बंगाल के नवाब की परमिशन के बिना अपने किले बनाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। किले बनाने के साथ साथ किले की दीवारों पे बंदूकें रखनी भी स्टार्ट कर दी। अब कोई भी नवाब होगा अपने एरिया में किला बनने देगा अपनी परमिशन के बिना, नहीं बनने देगा। अब यहीं से चीजें खराब होनी स्टार्ट होती हैं, यहीं से चीजें खराब होनी स्टार्ट होती हैं। अभी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, अब इस बैटल जो हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी हमारी, उसका बैकग्राउंड क्या क्या था, उस चीज के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड क्या था जो 1757 में हुई थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मतलब किन कारणों की वजह से बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया। देखिए बैकग्राउंड में क्या था, सबसे मेन रीजन टैक्स को नहीं देना। टैक्स नहीं दे रहे थे अंग्रेज, अब टैक्स नहीं दे रहे थे, टैक्स नहीं दे रहे थे, उसके साथ साथ जो उन्हें पास मिलता था उस पास की भी वो कॉपी बना लेते थे। अब कॉपी बना लेते थे पास की, तो सरकारी खजाने में टैक्स नहीं आ रहा था, और जो नवाब थे वहां के परेशान हो रहे थे कि धीरे धीरे हमसे टैक्स जा रहा है। अब दूसरा कारण क्या था, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी जो वो कर लिया करते थे। क्या कारण था, फोर्टिफिकेशन। ऐसे ही इन्होंने एक फोर्टिफिकेशन करा था कासिम बाजार में, जो कोलकाता के पास एक जगह थी कासिम बाजार में, इन्होंने एक फोर्टिफिकेशन करा था। तो जब सिराजुद्दौला राजा बना, मतलब नवाब जब सिराजुद्दौला बना 1756 में, तो सिराजुद्दौला बहुत अच्छे से वाकिफ था, बहुत अच्छे से वाकिफ था। अलीवर्दी खान ने उसे अच्छे से ट्रेड करा था। सिराजुद्दौला कहता है कि भाई ये जो हमारी परमिशन के बिना जो फोर्ट बना रहे हैं, सिराजुद्दौला अपने ऑफिशियल्स को भेजता है किसके साथ, 3000 सोल्जर के साथ। 3000 सोल्जर्स के साथ किसे भेजता है, अपने ऑफिसर को भेजता है, अपने कुछ लोगों को भेजता है, अपने सेना के 3000 सैनिकों को भेजता है। जो किला इन्होंने बनाया था उस किले में इन्हें भेजता है। ठीक है, 3000 लोग पहुंचे, इन्होंने किले को चारों तरफ से बंद कर लिया, मतलब चारों तरफ से घेर लिया, और जो जितने भी ब्रिटिश मतलब अंग्रेज थे वहां पर उनको बंदी बना लिया गया। 3000 सोल्जर भेजे, 3000 सोल्जर ने किले को चारों तरफ से घेरा, और जब किले को 3000 सोल्जर ने चारों तरफ से घेरा तो इन्होंने जो उस समय ये कहा जाता है, उस समय एक ट्रेजेडी होती है जिसे जानते हैं हम ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब देखो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। ये 3000 सोल्जर जाते हैं, 3000 सोल्जर वहां पर यह कहा जाता है कि उस समय लगभग वहां पर 146 ब्रिटिशर्स थे, 146 लोग थे। तो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है उसमें क्या है कि फोर्ट के अंदर एक डंजन हुआ करता था। डंजन कहते हैं एक छोटी सी जेल हुआ करती थी जिसमें एक बंद कमरा होता है, जिसमें थोड़ा सा विंडो होती है ऊपर की तरफ, 2 छोटी छोटी विंडो थी, एक डंजन था। और वो डंजन एक तरीके से जेल टाइप की बनी हुई थी। किसके अंदर, फोर्ट के अंदर एक जेल टाइप की बनी हुई थी, जिसमें 6 लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे, 6 लोगों को रखते थे। अगर उन्हें किसी को बंदी बना के रखना है तो उस डंजन में वो 6 लोगों को बंदी बनाकर रख सकते थे। लेकिन जब ये सिपाही गए तो इन सिपाहियों ने क्या करा, उस 6 लोगों की कैपेसिटी वाले डंजन में इन्होंने 146 लोगों को बंद कर दिया। 146 लोगों को बंद करा। अगले दिन जब उस डंजन के दरवाजे खोले गए तो इन 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग बाहर आ पाए, 23 लोग जिंदा वापस आ पाए, बाकी सबकी हो जाती है डेथ। डेथ क्या हो जाएगी, छोटा सा कमरा है, 146 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 146 के 146 लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या छोटे से सिक्चे से, छोटी सी विंडो से कि 146 लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगी? तो दम घुटने के कारण इन 146 लोगों में से 23 लोग ही बच पाए, और इसको क्या कहा जाता है,
ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो सिराजुद्दौला था उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, नहीं तो वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करता। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हो गई। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद अंग्रेज हो गए गुस्सा। उस समय अंग्रेजों को लीड करते थे हिंदुस्तान में रॉबर्ट क्लाइव। कौन लीड करते थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जनवरी 1757 में सिराजुद्दौला की एक छोटी सी ट्रूप थी, एक छोटी सी टुकड़ी थी, उस पर हमला कर दिया, उस टुकड़ी को हरा दिया। और उसके बाद दोनों पार्टी में क्या हुआ कि भैया एक ट्रीटी कर लो, मतलब एक ट्रीटी कर लो जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर। इस ट्रीटी में अंग्रेज कहते हैं कि देखो ये जो हम फोर्ट वगैरह जो बना रहे हैं ना, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, ये फोर्ट तो हम फ्रेंच के लिए बना रहे हैं। मतलब क्या होता था, देखो हमने यहाँ पे क्या बात करी, पिछली वीडियो में बात करी थी, पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए, ये पांचों कंपनी आई। पहले जब खाली पोर्चुगीज थे तो अकेले व्यापार करते थे, लेकिन जब ये सब आने लगे तो कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपस में इन लोगों की लड़ाई भी होने लगी और ये एक दूसरे का जहाज भी डुबोने स्टार्ट कर दिया था। जब इन लोगों ने एक दूसरे का जहाज भी डुबोने स्टार्ट कर दिया था, इंडिया में भी एक दूसरे से लड़ाई करते थे। तो ये कहते हैं कि देखो भैया हम फोर्ट तो बना रहे हैं, लेकिन फोर्ट हम आपसे थोड़ी, आपके लिए थोड़ी बना रहे हैं, आपको नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे, हम तो अपनी रक्षा कर रहे हैं फ्रेंच के लोगों से। अब ये भी ट्रीटी में इनकी सिराजुद्दौला की ट्रूप हार चुकी थी, तो वो इस ट्रीटी को मान जाते हैं, क्या चलो आप अपना फोर्ट बनाते रहो और जो चीज चल रही है जैसे वो चलती रहेगी। लेकिन क्या होता है, जनवरी 1757 में ट्रीटी होती है, मार्च 1757 में इस ट्रीटी में इन्होंने कहा था कि भैया हम शांति से रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें रहने दो। अब मार्च 1757 में क्या होता है कि अंग्रेज जो है ना फ्रेंच पे अटैक कर देते हैं। मतलब नवाब जो हैं, नवाब की ट्रीटी के खिलाफ जाके नवाब के एरिया में दूसरी कंपनी पर हमला कर दिया। अब नवाब का दिमाग घूम गया, तो नवाब का दिमाग घूम गया तो नवाब ने भी लड़ाई स्टार्ट कर दी, और वो होती है जून में। जून 1757 में एक लड़ाई होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ये प्लासी क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है, ये एक जगह में हुई थी, पलासी नाम की जगह में। ये हुगली नदी के पास, बंगाल में हुगली नदी पड़ती है, उस नदी के पास एक जगह हुआ करती थी पलासी। पलासी अंग्रेजों से बोला नहीं जाता था तो वो प्लासे बोलते थे, प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे। पलासी नहीं बोला जाता था अंग्रेजों से, तो उन्होंने ये बोला, इसलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की लड़ाई किससे होती है? अंग्रेजों से होती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आ जाता है? सिराजुद्दौला का सिराजुद्दौला राजा था, तो राजा की एक सभा होती है, उस सभा का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हुआ करता था मीर जाफर, और भी कुछ इंसान हुआ करते थे। वो सिराजुद्दौला से, मैंने पहले ही बताया, सिराजुद्दौला से पहले ही चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि सिराजुद्दौला क्या बन गया था? राजा बन गया था। अब सिराजुद्दौला नवाब बन गया था, लेकिन वो चाहते थे कि नवाब वो बने, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देके अंग्रेजों की पार्टी ज्वाइन कर ली। और देखो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला सिस्टम हुआ। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी को जीत गए। अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी को जीत गए। यहां पर हमारी बैटल ऑफ प्लासी खत्म होती है। देखिए बच्चों, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, और बैटल ऑफ प्लासी में कौन जीता है? अंग्रेज जीते। और इस बैटल ऑफ प्लासी में जो उस समय के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनकी डेथ हो जाती है। और उन्हें कौन मारता है? उनको मारने वाला होता है मीर जाफर का बेटा। मीर जाफर का बेटा सिराजुद्दौला को उस बैटल में मार देता है। अब इस बैटल के बाद देखो, जैसे मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद क्यों करी थी? मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद इसलिए करी थी ताकि उसे नवाब बन जाए। अब अंग्रेजों ने इसकी बात मानी कि चलो हम नवाब बनाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा बट हमारी कुछ शर्तें। शर्तें क्या हुई? सबसे पहली शर्त, 1.77 करोड़ रुपए चाहिए भैया, वॉर कंपेंसेशन। युद्ध करा है हमने, युद्ध में हमारा खर्चा हुआ है, इतना रुपया हमें चाहिए।
जमींदारी राइट्स ऑफ 24 परगना। 24 परगना, परगना ऐसे जैसे हमारे आज के टाइम में तहसील होती है ना, वैसे ही उस समय परगना हुआ करता था। 24 परगना में जमींदारी राइट्स, मतलब उसमें जितनी भी पैदावार होगी वो सब किसकी, हमारी, जितना भी टैक्स हुआ वो हमारा। फ्री ट्रेड, इसके अलावा कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसका कोई भी टैक्स नहीं देंगे। मीर जाफर को उस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मीर जाफर को दिखाई दे रहा था कि भाई बनेगा नवाब। नवाब की गद्दी दिखाई दे रही थी मीर जाफर को, बाकी मीर जाफर कुछ देख नहीं पाए। लेकिन समय गुजरता गया। अब मीर जाफर ने जब शासन चलाना स्टार्ट करा तो हर चीज़ में क्या कर देते थे, अंग्रेज टांग लड़ा देते थे। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने किस तरीके से इस्तेमाल करा, एक पपेट की तरह इस्तेमाल करा। पपेट किसे कहते हैं, टॉमी नहीं होता बिस्किट डालो टॉमी कूर कूर कूर, इस तरीके से अंग्रेज इसे इस्तेमाल कर रहे थे। और मीर जाफर को ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी। तो 1-2 साल मीर जाफर ने अच्छे से चलाया, मतलब जैसे अंग्रेज उससे चलवा रहे थे वैसे चलाया। फिर मीर जाफर क्या करता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। 1759 में मीर जाफर जाता है डच के पास, जो डच कंपनी जो ट्रेड कर रही थी उनके पास जाता है और उनसे जाकर कहता है देखो भैया, अंग्रेज तुम्हारे भी दुश्मन, हमारे भी दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो तुम ऐसा करो कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करें, अंग्रेजों को बाहर फेंको, अंग्रेजों को यहाँ से बंगाल से भगा दो। डच मान गए, लेकिन ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। तो अंग्रेजों ने क्या काम करा कि 1759 में ही डच से युद्ध करके डच को ही भगा दिया। डिफीटेड डच, अंग्रेजों ने किसे भगा दिया, डच को ही भगा दिया। अब भैया ये अकेले, अब अंग्रेजों ने क्या काम करा कि जब ये बागी हो ही गया है, दूसरों से मदद मांगने लगा है, तो इसको रखना सही नहीं होगा। तो वो क्या काम करते हैं, 1760 में मीर जाफर को हटा के एक नए इंसान को बना देते हैं नवाब, और वो होता है मीर कासिम। 1760 में किसको नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। कौन, अंग्रेज, अंग्रेजों की पावर चली रही थी भैया। अब देखो क्या होता है, मीर कासिम नवाब बनता है। मीर कासिम को अंग्रेजों ने बनाया, 1 साल तो मीर कासिम ने उनका एहसान माना। लेकिन फिर मीर कासिम को पता चलता है, मीर कासिम देखता है कि भाई खजाने खाली हो रहे हैं, खजानों में कोई रुपया नहीं आ रहा, सारा रुपया अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आपका मैंने बताया था कि जो पास मिलता था उस पास का मिसयूज हो रहा है, खजाने में कोई रुपया ही नहीं आ रहा। तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम कह देता है कि आज से व्यापार पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, आज से व्यापार पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, सबके लिए व्यापार फ्री। अब जब सबके लिए व्यापार फ्री हो गया तो अंग्रेज चेत गए। अंग्रेज क्यों चेत गए, देखो चेतने का कारण क्या है। मान लो 3 कंपनी है, एक ए, एक बी, एक सी। ए कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो उसे उस पर 30 रुपये टैक्स देना पड़ता है। बी कंपनी 100 रुपये कमाती है तो उसे उस पर भी कितना टैक्स देना पड़ता है, 30 रुपये टैक्स देना पड़ता है। और जो बी कंपनी है अगर वो 100 रुपये कमाती है तो उसे बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी टैक्स देना नहीं पड़ता। और तो और ये वाली कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के पास एक पास है, वो पास इस कंपनी को भी देती है और इस कंपनी को भी देती है, और कहती है कि जो तुम्हारा 30 रुपये का टैक्स है ना, ये बच जाएगा, तुम हमें 20 रुपये दे देना। ऐसे ही इससे भी कहती है 30 रुपये का तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, 20 रुपये हमें दे देना। तो 100 रुपये तो अपने ये कमाए, 40 रुपये ये कमाए, कंपनी ने कितने रुपये कमाए, 140 रुपये कमाए। और इन कंपनी ने कितने रुपये कमाए, इसने भी 80 रुपये कमाए और इसने भी 80 रुपये कमाए। तो ये है हमारे अंग्रेज, ये पास का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे थे। अब जब सबके लिए फ्री हो गया तो ये भी 100 कमाएंगे, ये भी 100 कमाएंगे, ये भी 100 कमाएंगे, इनके पास पैसे की कमी होगी और कंपनियां इनके बराबर आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने 1763 में फिर से मीर कासिम को हरा दिया। और मीर कासिम को हरा के फिर वापस किसे ले आए, अपने पपेट मीर जाफर को ले आए, कि भले ही से बुरा था, अपना था, पालतू था, मीर जाफर को ले आए। चलिए कुछ नहीं हुआ। अब ये बात जो है ना मीर कासिम को खल गई। अब मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम जाता है अवध के नवाब के पास, जिनका नाम होता था सिराजुद्दौला। सिराज और सुराज में कंफ्यूज नहीं होना। सिराजुद्दौला 1757 में उनका चैप्टर खत्म हो गया है, ये है सिराजुद्दौला।
कौन है? सुराज उद दौला, नवाब ऑफ बंगाल हैं। इसके बाद जाता है मुगल के पास, और मुगल एम्पायर में उस समय राजा थे शाह आलम टू, शाह आलम टू। देखिए किसके पास जाता है? सुराजुद्दौला शाह आलम टू के पास, और यह समय है 1763 का, इन दोनों के पास जाता है। अब देखो 1757 में जब अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी जीते थे, तब से अब तक कितने साल हो चुके? 6 साल का समय हो चुका। ब्रिटिशर्स और ज्यादा पैसे से ताकतवर हो गए हैं, बंदूकें उनके पास हैं ही। देखो ब्रिटिशर्स के जीतने का एक कारण ये भी था कि हिंदुस्तान के जो नवाब होते थे वो लड़ते थे तलवारों से, भालों से, और वो लड़ते थे बंदूकों से। 100 लोगों की भीड़ आ रही है, भाला लेके तलवार लेके, वो 2, 5, 10 लोग खड़े होकर ठां ठां कर रहे हैं, खेल खत्म। ये चक्कर था कि आप भी सोच रहे होंगे कि नवाबों को इतने अंग्रेज बाहर से आए, कुछ थोड़े से अंग्रेजों ने यहाँ के नवाबों को हरा दिया, तो उसका मेन रीजन था टेक्नोलॉजी। अंग्रेज टेक्नोलॉजी में यहाँ के नवाबों से काफ़ी आगे थे। तो 1763 में जाते हैं, अंग्रेज इनको भी घुड़की दे रहे थे, इनको भी टैक्स नहीं दे रहे थे, और ये टैक्स मांग रहे थे, मांगने पर भी नहीं दे रहे थे। इनके यहाँ भी फोर्टिफिकेशन का काम चालू था। तो ये तीनों सिराजुद्दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम, ये तीनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि भाई तीनों मिलके इस पर अटैक करो। किस पर? अंग्रेजों पर। कि अंग्रेजों पर तीनों लोग मिलकर अटैक करते हैं, जब तीनों लोग मिलकर अटैक करेंगे तो अंग्रेज हार जाएंगे। अब ये भी राजी हो गए, ये भी राजी हो गए, ये तो पहले से राजी थे ये। अब तीनों ने मिलकर अटैक करा, और जब अटैक करा तो 1764 में एक बैटल होती है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सार। बैटल ऑफ बक्सार, ये बिहार के पास गंगा रिवर के पास एक जगह पड़ती है बक्सार, बिहार में गंगा रिवर के पास एक जगह पड़ती है बक्सार, वहाँ पर युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सार। अब बैटल ऑफ बक्सार में इन तीनों की फाइट किससे होती है? अंग्रेजों से होती है। और इस बार अंग्रेजों को लीड कर रहे होते थे हेक्टर मुनरो, जो उनके लीडर होते थे हेक्टर मुनरो, और ये अंग्रेज इस बार भी इन तीनों को मिलकर हरा देते हैं। और जब अंग्रेज इनको मिलकर हरा देते हैं तो अंग्रेज हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल एंटिटी के रूप में उभरते हैं, और धीरे 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 आगे चल के आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंग्रेज और ज़्यादा ताकतवर होते गए। अब इस बैटल में इन्हें हरा दिया। अब इस बैटल में हराने के बाद देखो मीर कासिम तो पहले से ही हटा चुके थे, इसके पास तो कुछ था नहीं, तो इन्होंने ट्रीटी करी सिराजुद्दौला से और शाह आलम टू से। सिराजुद्दौला से कह दिया कि भैया आप अवध के राजा रहो, आप अवध में नवाब बन के रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पावर किसके पास होगी? हमारे पास होगी। आर्मी से रिलेटेड पावर किसके पास होगी? हमारे पास होगी। ऐसे ही शाह आलम टू से कह दिया कि भैया अब आप रिटायरमेंट ले लो, कहाँ यार बुढ़ापे में तुम वो कर रहे हो। इनसे कहा कि 27 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे आपको, 27 लाख रुपए की पेंशन देंगे, और आप इलाहाबाद में जाके रहो। और 1765 में एक ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है, जिसके बाद से ये जो शाह आलम टू थे ये कहाँ पर रहे? इन्हें पेंशन दी जाती थी और इन्हें इनके साम्राज्य से हटा दिया गया, और इनकी जगह खुद कौन रूल करने लगा? ब्रिटिश रूल करने लगा। तो इसके बाद के जो अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे 1857 का जो रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। आपने बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना होगा 1857 की क्रांति। तो ये कैसे हुई, क्या कारण रहे, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।